हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ UVW सीरीज का। यस, आज हम बात करेंगे W के ऊपर, यानी वर्क डन। बेटा फिजिक्स में वर्क डन का जो टॉपिक है बहुत सारे चैप्टर्स में आते हैं, ढेरों सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। और बच्चों ये जो वीडियो है स्पेशली ये उन बच्चों के लिए मैं स्पेशली लेके आया हूँ जो नीट 2025 का एग्जाम यानी 4 मई को एग्जाम जिनका होने वाला है। ये वीडियो आपको क्विकली रिवीजन कराएगा फिजिक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं वर्क डन पे बेस प्रॉब्लम्स उनके बारे में। तो ये बेटा काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक बने रहना है वीडियो में। तो मैं आपको वर्क डन के पहले सारे फॉर्मूले लिखूंगा, सिर्फ फॉर्मूले लिखूंगा सब, फिर वन बाय वन हर फॉर्मूले के पीछे की साइंस क्या है, यानी कैसे आपको फॉर्मूले को यूज करना है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। एंड आई विल सोल्व फ्यू प्रॉब्लम्स आल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। तो बच्चों वर्क डन की डेफिनेशन क्या है? सिंपल डेफिनेशन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर बेटा डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के ऑपोजिट में हुआ तो वर्क डन नेगेटिव होगा। और बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है तो 100% वर्क डन मस्ट बी जीरो। अब मैं सारे फॉर्मूले जितने मैक्सिमम बन सकते हैं सब लिख देता हूं, फिर वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहना, अंत तक आपको देखना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू F डॉट डी। उसके बाद बच्चों आता है W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल F डॉट डी आर। उसके बाद बेटा जो आप फॉर्मूला देखते हो द नेट टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब K फाइनल माइनस K इनिशियल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होता है बेटा जिसका नाम है कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स चलो डिफाइन कर देता हूं थोड़ा सा। अगर बेटा वर्क डन बाय फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलास्टिक एंड स्प्रिंग। ये सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए राउंड ट्रिप इज ऑलवेज जीरो। सो लेट मी राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगा। कब होगा बेटा? इन राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब है कि जिस पॉइंट से पार्टिकल चला था घूम फिर के वहीं आ गया। पाथ क्या था वो मैटर नहीं करता, सर्कल में घुमा या आर्बिट्ररी कर्व में घुमा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव ऑलवेज जीरो इन ए राउंड ट्रिप। उसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। एक और बच्चों फॉर्मूला बनता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय, देखो ये कंजर्वेटिव है, यहां माइनस डेल्टा यू होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट इज प्लस डेल्टा यू। उसके बाद अगर बेटा हम बात करें तो रोटेशनल के अंदर, रोटेशन के चैप्टर में हम वर्क पढ़ते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू टाउ थीटा। ये तब यूज करेंगे जब टाउ कांस्टेंट हो। उसके बाद बेटा W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल टाउ डी थीटा। बेटा लिखने दो सारा, मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, पीछे की साइंस क्या वो भी बताऊंगा। उसके बाद W इज इक्वल्स टू टाउ डी थीटा। उसके बाद बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द चैप्टर ग्रेविटेशन। यस, ग्रेविटेशन में एक टॉपिक है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वैसा ही टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक ऐसा ही टॉपिक आएगा मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो बेटा उसके ऊपर फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू M इंटू डेल्टा V। यहाँ पे डेल्टा V चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और M क्या है? मास। इसके पीछे की साइड बिल्कुल बताऊंगा, बने रहो वीडियो में। W इज इक्वल्स टू Q डेल्टा V। और एक और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करते हैं, और बेटा एक मैग्नेटोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बड़ा भाई मैग्नेटोस्टैटिक्स, उसमें यूज करते हैं M नॉट डेल्टा V। बट ये जो बेटा M नॉट है दिस इज द पोल स्ट्रेंथ, इट्स लाइक ए मैग्नेटिक चार्ज। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q वाज इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसी M नॉट इज मैग्नेटिक चार्ज। रिमेंबर M नॉट मास नहीं है, मास तो ग्रेविटेशनल में रहेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रहेगा। ये M नॉट मैग्नेटोस्टैटिक्स में मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ रहेगा। उसके बाद बेटा आपने देखा होगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, सपोज यू हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज लाइंस आर
straight and parallel equally spaced, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, and I kept इलेक्ट्रिक डायपोल somewhere here like this. ऐसा बेटा मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया which makes an angle let's say θ1 with the direction of E vector, that is इलेक्ट्रिक डायपोल वेक्टर P. अब मान लो उसको θ1 से मैं θ2 पे लेके जा रहा हूँ, तो बेटा मुझे यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, and that work turns out to be PE cos θ1 minus cos θ2. और बिल्कुल यही सेम मिलता जुलता फॉर्मूला हमारे पास बनता है मैग्नेटोस्टैटिक्स में, यानी मैग्नेटिज्म में. जब हमारे पास यहाँ एज्यूम कर लो कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय यूनिफॉर्म कौन सा फील्ड है, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड, एंड वी हैव ए बार मैग्नेट. बार मैग्नेट में बच्चों क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. तो मान लो हमारी बार मैग्नेट है, लेट्स से दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल. सो देयर इज ए मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, वी कॉल इट एज वेक्टर एम. तो अगर मैं इस वेक्टर एम को खाली देखूं तो सपोज करो हमारे पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वेक्टर एम मतलब बार मैग्नेट ऐसे रखी थी which makes an angle let's say θ1 and I want to bring this bar magnet from θ1 to θ2. तो इसमें भी हमको एक वर्क करना पड़ेगा and that work that बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला, बिल्कुल ऐसा ही, बस P की जगह हो जाएगा बेटा M और E की जगह हो जाएगा B, यानी W इज इक्वल्स टू एम बी कोस θ1 माइनस कोस θ2. ये फॉर्मूला हो गया वर्क डन का. अब कभी कभी हम मैग्नेटिक में जब देखेंगे तो एक बार मैग्नेट के साथ भी वो वर्क डन कैलकुलेट करा सकता है और करंट कैरिंग लूप के लिए भी वर्क डन कैलकुलेट करा सकता है. फॉर एग्जांपल वो बोलता है कि भाई आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें करंट कैरिंग लूप ऐसा रखा हुआ है एंड लेट्स से दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर फॉर ए करंट कैरिंग लूप विच इज करंट इनटू एरिया. तो मान लो इसका जो एंगल है वो θ1 है. अब इसको लूप को क्या करेगा, घुमा के यहाँ ले आएगा, तो वेक्टर यहाँ चला जाएगा, वेक्टर एम वो हो जाएगा बेटा θ2 पर. तो क्या इसमें भी वर्क होगा? यस एग्जैक्टली यही वर्क इसमें भी यूज करते हैं. बस फर्क क्या है कि बार मैग्नेट में कैपिटल एम को बेटा कैसे निकालते हो, एम इंटू एल करके, और यहाँ पे जो कैपिटल एम आप निकालोगे इट शुड बी करंट इंटू एरिया. तो ये बच्चों मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉर्मूला लिख दिए, बट अभी पिक्चर बाकी है भाई. थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट का चैप्टर आपने बेटा पढ़ा होगा, इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, उसमें भी तो वर्क डन निकलता है. अरे भूल गए आप लोग, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, इन प्रोसेस में भी तो आप वर्क डन निकालते हो. मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन thermodynamics was first law of thermodynamics, delta Q is equals to delta U plus work done. जब तक वर्क डन नहीं आएगा तब तक आप डेल्टा क्यू भी नहीं निकाल पाओगे. तो अब हम अगर बात करें बेटा थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स यानी हीट वाले पार्ट में, तो वर्क डन को निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों P डेल्टा V. बट अगर प्रेशर कांस्टेंट है तब यूज करते हैं जनरली, बट जनरल फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल PdV. अब इसमें स्टैंडर्ड एडियाबैटिक आइसोथर्मल आइसोकोरिक को भी देख लेते थोड़ा सा. तो अगर बेटा प्रोसेस आपके पास है आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में यू नो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो वर्क डन का फॉर्मूला टर्न्स आउट टू बी 2.303 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल. इसी तरीके से बेटा अगर हम बोले आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो आइसोबैरिक में बच्चों क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर. आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट है, तो W की वैल्यू बनेगी बेटा P डेल्टा V. और अगर बेटा हम बात करें, अगर बच्चों आपको थोड़ा सा मैं फास्ट लग रहा हूं क्योंकि रिवीजन लेक्चर है बेटा, तो आप थोड़ा स्लो करके वीडियो को देख सकते हो, नो प्रॉब्लम. आइसोबैरिक के बाद क्या है बेटा, आइसोकोरिक. आइसोकोरिक में बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट. अरे वॉल्यूम कांस्टेंट तो चेंज इन वॉल्यूम कितना, 0. दैट्स व्हाई वर्क डन हमेशा आइसोकोरिक में 0. अगर मैं बात करूं बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो एडियाबैटिक प्रोसेस यू नो एडियाबैटिक प्रोसेस हीट एक्सचेंज 0, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट. तो यहाँ पे जो वर्क डन का फॉर्मूला बेटा निकल के आता है, इट इज nr डेल्टा t अपॉन 1 माइनस गामा. व्हाट इज n, नंबर ऑफ मोल्स, r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, डेल्टा t चेंज इन टेम्परेचर, गामा क्या है भाई, गामा इज इक्वल्स टू Cp अपॉन Cv, है ना. या इस गामा की वैल्यू निकलती है 1 प्लस 2/f. f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, Cp मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो बच्चों ये सारे फॉर्मूले आपके फिजिक्स में यूज होते हैं.
एक होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, उसके बारे में बता देता हूँ। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में जनरली क्या होता है कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ गई बेटा, ऐसी पीवी की पावर गैमा की जगह लेट से एक्स से, तो इसमें जो वर्क डन निकलेगा उसका भी मेथड ऐसा ही है, एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स। ये बिल्कुल इसकी तरीके से निकल जाता है जैसे यहाँ निकलता है एडियाबेटिक में, वैसे ही यहाँ पर। तो बेटा ये इतने सारे फॉर्मूले हैं वर्क डन के, ठीक है। ग्राफ की बात कर ली मैंने, ग्राफ की। अगर आपको ग्राफ दे दिया, इधर कर देता हूँ ग्राफ की बात। अगर बेटा मान लो दे दिया कि यहाँ पे फोर्स को प्लॉट कर दिया वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे कर दिया बेटा डिस्प्लेसमेंट को, एंड लेट्स टेक कोई भी आर्बिट्री शेप का ग्राफ दे दिया। अब आपसे पूछा कि वर्क डन कैलकुलेट करो, तो बेटा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में जो भी एरिया होगा वो भी वर्क डन होगा। अब अगर बच्चों आपके पास ना अगर आपके पास आ गया ट्राइंगल, तो बड़ा आसान हो जाता है एरिया निकालना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो, रेक्टेंगल आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, स्क्वायर आ गया साइड का स्क्वायर कर दो। बट अगर ऐसा शेप आ गया then you do not have a direct formula, then we use integration। तो अब बच्चों यहाँ पे एरिया निकालने के लिए हम लोग, एरिया ही मेरा वर्क डन होगा, तो वर्क डन निकालने के लिए I will use integral f dx। सो आई होप कि जितने फॉर्मूले मैक्सिमम हो सकते थे मैंने लिखे। यस, एक और बच गया भाई, एक और बच गया, स्प्रिंग फोर्स। यू रिमेंबर स्प्रिंग फोर्स? आप पढ़ते हो वर्क पर एनर्जी के चैप्टर में, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। You remember? तो let me write down the work done by spring force also. Work done by spring force. चलो यहाँ लिख लेते हैं work done by spring force। अगर हम बात करें बेटा तो it should be minus half k x final का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। बट कभी कभी work done by spring force में work done by external agent पूछ लेता है। तो work done by external agent, देखो spring force बेटा कंजर्वेटिव फोर्स है, और अभी एक फॉर्मूला लिखा था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू माइनस टाइम WC। तो अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछता है स्प्रिंग के केस में, तो आंसर लिखेंगे माइनस की जगह प्लस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे बहुत सारे फॉर्मूले, जनरली यही फॉर्मूले पूरे फिजिक्स में यूज होते हैं जितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं वन बाय वन जहां कुछ कमेंट करने की बात है, यानी जहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं उस टॉपिक, उस फॉर्मूले के ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं। इससे पहले यस, देखो ये तो बहुत आसान है बच्चों, ये तो आप वेक्टर में भी करते हो। अरे बहुत सिंपल है, वो आपको एक वेक्टर फोर्स दे देगा, एफ वेक्टर दे देगा, डी वेक्टर दे देगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। चलो छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर। मान लेते हैं हमारे पास एक f की वैल्यू दिया हुआ है, लेट्स से एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं बेटा। f की वैल्यू दे दिया लेट्स से 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। वो बोलता है कि एक पार्टिकल को पॉइंट A से घुमा फिरा के पॉइंट B पे ले गए अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, और A का बेटा कोऑर्डिनेट दे देगा लेट्स से 1,1,1 और B का ले लेता हूँ 2,2,2 और पूछेगा कि फाइंड आउट द वर्क डन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, या वेक्टर में करते हो, बट इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में आ चुके। तो वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा, एफ डॉट डी। आप बताओ, दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट, एंड एवरीबॉडी नो शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, दैट इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बच्चों यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे? बिल्कुल। एफ की वैल्यू तो बेटा कितनी है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, डॉट प्रोडक्ट किससे करोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाउ यू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, दैट इज 2 माइनस 1 i कैप। तो पहला बनेगा बेटा i कैप, 2 माइनस 1 अगेन j कैप, देन ये आ जाएगा बेटा k कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, तो कितना आ गया, 2 प्लस 3 प्लस 1, तो 2 प्लस 3 5 प्लस 1 दैट इज 6 जूल। तो W की वैल्यू बेटा आ गई 6 जूल। ये एकदम आसान वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप आसानी से कर सकते हो। अब अगर हम बात करें इसमें थोड़ा सा वेरिएबल फोर्स ले लें, अगर इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा चेंज कर दूं, एग्जांपल नंबर 2 बना देता हूं, वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू, लेट्स टेक ये फोर्स की जगह में बेटा लेने जा रहा हूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और पॉइंट वही ले लेता हूं, सेम ही क्वेश्चन ले लेता हूं, पॉइंट वही ले लेता हूं। लेट्स एक पार्टिकल को आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे डिस्प्लेस कर दिया अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स। बेटा ध्यान से देखो, इसमें एक्स वाई और जेड तीनों वेरिएबल है, यानी जब आप A से B जाएंगे, A के कोऑर्डिनेट 1,1,1, B के कोऑर्डिनेट 2,2,2। आप मुझे खुद बताओ, A पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, 1, B पर क्या है x की वैल्यू 2। तो जब आप A से B गए हो तो x तो चेंज हो गया, कहां से कहां चेंज हो गया, 1 से 2। अब बताओ, अगर x चेंज हुआ तो पक्का ये फोर्स भी तो चेंज होगा।
इसका मतलब ये फोर्स बेटा कांस्टेंट नहीं है, इट इज ए वेरिएबल फोर्स। अगर वेरिएबल फोर्स है तो अभी तो बताया मैंने बच्चों आपको कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वेरिएबल फोर्स होगा तो एक्चुअली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब एफ फोर्स, यानी यूज कब करेंगे, जब हमारा फोर्स क्या हो बेटा, फोर्स इज वेरिएबल। तो देखो बच्चों अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या हुआ करता है कि यू नीड टू यूज वर्क डन F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz। अब बताओ बेटा F1 की वैल्यू कितना दिया है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ y कैप विच इज x, इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल y dy प्लस इंटीग्रल z dz। अब लिमिट किसकी लेंगे, यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यू मस्ट टेक द लिमिट ऑफ x। x की लिमिट बेटा क्या है, इनिशियल लिमिट क्या है x की 1 और फाइंड द लिमिट 2, तो आई विल इंटीग्रेट फ्रॉम 1 to 2। बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट ए पे y की वैल्यू 1 और पॉइंट बी पे y की वैल्यू 2, सो आई विल इंटीग्रेट फ्रॉम 1 to 2, अगेन इंटीग्रेट फ्रॉम 1 to 3, क्योंकि z पे देखो बेटा यहाँ पे z की वैल्यू 1 और z की वैल्यू यहाँ पे 2, तो अगेन z चेंजेस फ्रॉम 1 to 2, सो आई विल इंटीग्रेट फ्रॉम 1 to 2। तो अब x का इंटीग्रल बड़ा आसान है बेटा, x स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, नेक्स्ट y स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, z का इंटीग्रल z स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। नाउ यू कैन सॉल्व इट सिंपली, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार x की वैल्यू 2 पटक दो, 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2, अरे सेम हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सेम ही लिमिट आ रही है, तो एक को निकाल के 3 से कर दो मल्टीप्लाई तो बेहतर होगा। तो भाई देखो पहला आएगा 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कर दो बेटा 3, तो देखो क्या हो गया 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 3 बाई 2, 3 बाई 2 इंटू 3 दैट इज 9 बाई 2 4.5 जूल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन बच्चों। तो W की वैल्यू आसानी से हमको मिल जाएगी। तो मैंने 2 फॉर्मूले पे सिर्फ अभी क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया। आई विल सोल्व द मोर प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में, आपको इंशाल्लाह दूसरे क्वेश्चन के बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।